नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच शिखर वार्ता, कई अहम समझौते, आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप स्थापित करने का फैसला। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सख्त रुख, सीमांचल में जनसंख्याकीय बदलाव पर जताई चिंता, 10 किलोमीटर दायरे में अवैध निर्माणों को किया जाएगा ध्वस्त। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च, 16 मार्च को होगा मतदान और नतीजों का ऐलान। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का मूल आधार, कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन, छात्रों से अनुकूलन और नवाचार करने का आग्रह। जमशेदपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा लोगों का झुकाव, क्षेत्र के लोगों ने सदियों पुरानी परंपराओं को रखा संरक्षित। आज के बुलेटिन की शुरुआत उस बड़ी खबर से जो आई है भारत से हजारों किलोमीटर दूर से, लेकिन जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये दो देशों के भरोसे, विश्वास और विजन की कहानी है। बात हो रही है भारत और इजराइल के रिश्तों की, ऐसे रिश्ते जिनमें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि दोस्ती की गर्माहट भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर औपचारिकताएं दिखाई देती हैं, लेकिन भारत इजराइल संबंधों में तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ रणनीति है, तकनीक है, सुरक्षा सहयोग है और सबसे बढ़कर है आपसी समझ। दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाले दो मजबूत नेता एक बार फिर साथ नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत की। इसमें भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर साझेदारी को लेकर चर्चा की। भारत और इजराइल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही कई घोषणाएं हुई। इसके बाद साझा प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए
हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है और हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा पीस प्लान का पूर्ण समर्थन किया है। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि ये छोटी लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली मुलाकात थी। This is an amazing visit, an amazing conclusion to an amazing visit. It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries. We saw an exhibit of innovation that excites imagination beyond belief. We spoke about cooperation with the extraordinarily talented people of India and our people, and we're working this into concrete plans.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग के साथ मुलाकात की। उन्होंने भारत इजराइल मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और अन्य क्षेत्रों में विकास की अपार संभावना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया। इजराइल के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के छात्रों को एक दूसरे के यहाँ पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत के बीच यह कनेक्टिविटी पूरी जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन को ग्लोबल साउथ के फायदे के लिए बदल सकती है। भारत कई फील्ड्स में दुनिया को लीड कर रहा है। भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीज़ों में तो अपनी बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीज़ों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूँ, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। Prime Minister Modi, your visit to Israel is exciting the Israeli people with your friendship, with your honesty and frankness, and with the expression of compassion and alliance with Israel and its story. I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. Indian universities and Israeli universities have a golden opportunity of sharing know-how together for the future of our young generations. And I encourage your brilliant young Indian students to come to study in Israel. And I encourage the Israeli brilliant students to study in India. And I believe, in conclusion, that the fact that this connectivity between Israel and India can change the entire geostrategic situation towards the advantages of the global South and the connectivity between even the United States to Southeast Asia through the Eastern Hemisphere. बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत यहां पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल का समर्थन करने के लिए उनका आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम याद वाशम गए और होलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जेरूसलम में याद वाशम द वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस स्मारक संग्रहालय को बनाने का मकसद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और उनके सहयोगियों द्वारा नरसंहार में मारे गए 60 लाख यहूदियों की स्मृति को संरक्षित करना, उनकी कहानियां दर्ज करना और भविष्य में ऐसे नरसंहार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कल से 2 मार्च तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी कल मुंबई पहुंचेंगे। अगले 2 दिन में वे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही भारत और कनाडा की सीईओ, उद्योग और वित्तीय विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों तथा भारत में स्थित कनाडाई पेंशन फंड के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे। अगले दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। वो व्यापार और निवेश, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार और दोनों देशों के बीच संबंधों सहित प्रमुख स्तंभों में चल रहे सहयोग का भी जायजा लेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी भारत कनाडा सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसे में घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अररिया के सिकटी स्थित लेटी में एसएसबी की 52वीं वाहिनी के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल क्षेत्र में जनसंख्या के ये बदलाव को भी चिंता का विषय बताया। उन्होंने इस मुद्दे की जांच कराने की बात कही और सशस्त्र सीमा बल को घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और हम इसको जानते हैं। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घुसपैठिया सिर्फ हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते, गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं, हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड के जमशेदपुर स्थित
कदमा इलाके में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चैरिटेबल सेंटर की नींव रखी। राष्ट्रपति ने पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया और इसकी आधारशिला रखी। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी कृपा बिना किसी भेदभाव के समस्त मानव जाति पर समान रूप से बरसती है। उन्होंने कहा कि कोल्हान क्षेत्र जीवंत आदिवासी परंपराओं और देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के संगम का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र के लोगों ने सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित रखा है। विभिन्न समुदायों के लोग सद्भाव से एक साथ रहते हैं। यह सामाजिक सद्भाव महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। महाप्रभु जगन्नाथ के पुरी में स्थित परम पवित्र मंदिर के निर्माण की कथाओं में हमें विभिन्न समुदाय के सम्मिलन के संदेश मिलते हैं। राजा इंद्रदम्नु ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की अच्छी परंपराओं के साथ मिलजुल कर रहने की ये एक प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है महाप्रभु जगन्नाथ का ये यहाँ निर्मित होने वाला मंदिर अध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व भर में चल रहे युद्ध और संघर्ष उनके लिए चिंता और दुख का विषय हैं। साथ ही विश्व समुदाय में महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान बढ़ रहा है। विश्व में विभिन्न स्थानों पर हो रही युद्धों एवं संघर्षों के कारण मेरे मन में चिंता और दुख होता है। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति विश्व समुदाय में बढ़ते हुए सम्मान को देखकर मुझे संतोष भी होता है। लोगों में भक्ति और आध्यात्म के प्रति रुझान को देखकर ये विश्वास जागृत होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व समुदाय की रक्षा भी करेंगे और उसका कल्याण भी करेंगे। लेकिन विश्वास जागृत होना चाहिए। विश्वास से भगवान मिलते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उपराष्ट्रपति के रूप में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की यह उनकी पहली यात्रा थी। छात्रों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों को भले ही बुनियादी ढांचे और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता हो, लेकिन उनकी सच्ची विरासत उनके स्नातकों के चरित्र और योगदान में झलकती है। उन्होंने 1948 में स्थापित कश्मीर विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और बढ़ते अकादमिक प्रभाव की सराहना की। Our university had a historic 78 years of journey. On this day, I wish you all, I may be there or may not be there, but you will be celebrating your centenary year with more and more women graduates are coming out of this university. From its main campus in Srinagar to its satellite campuses in Anantnag, Baramulla, Kupwara, and Jahura, the university has expanded its academic reach to ensure that the quality education becomes available to students across the region. उपराष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण और प्रगति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष प्रसन्नता जताई।
There will be challenges that test your patience, but you have to be patient. There will be failures that test your courage, but you have to be courageous. There will be choices that test your character, but you have to be firm on your character. Your goodness you should maintain. Nothing should deviate you from the good path. Remember that always that success is not defined by how high you rise, but how firmly you stand when the circumstances try to shake you. Your degree is not an end goal, but the beginning of a new responsibilities. May you illuminate the world with your knowledge, hard work and compassion. May your careers be successful, and more importantly, may they be meaningful and bring glory to this land of Jammu and Kashmir. आइए एक नज़र डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वह इस मंच पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले विश्व नेता और राजनेता बन गए। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2 गुनी से भी अधिक है। राष्ट्रपति ट्रंप 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन आज से 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान अगले महीने की 16 तारीख को होगा। महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट के लिए मतदान होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को कमेटी में शामिल किया है। समिति के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य भी शामिल हैं। होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न रेलवे जोन में 18 मार्च तक 1244 विशेष ट्रेन यात्राओं का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि यदि मांग बढ़ती है तो इन विशेष ट्रेन यात्राओं के संचालन की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल कंटेंट का निर्माण उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए जिसका चेहरा, आवाज़ या व्यक्तित्व सामग्री बनाने में इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने ये बात आज दिल्ली में एक सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने द्वारा परोसी जाने वाली सामग्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के उन नायकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वाधीनता दोनों के लिए एक साथ संघर्ष किया। वीर सावरकर ने अपना जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ब्रज के नंदगांव में चल रहे होली उत्सव की झलकियों के साथ। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।